आइए अब हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी में अध्याय 3 पर चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है आपका ये चैप्टर है। लीनियर इंग्लिश में इसको होना चाहिए लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्लास 9 से हम लोग जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो है ये ऐसा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ a b c ये सब कांस्टेंट है, नियतांक जिसे बोलते हैं, तथा a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी कंडीशन है, इसको समझिए। अगर a और b दोनों एक साथ 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू इधर 0 या कुछ भी, तो इधर तो खत्म हो गया, 0 इंटू एक्स 0, इधर 0, सी इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 0 0, सी 0, 0 प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि ये असंभव है। समझ आई? तो इस तरीके से ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ए और बी, भले एक तो 0 हो जाए कोई, जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं ढेर सारा, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस से यहाँ पे दोनों है, ये देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे x तो है लेकिन y वाला नहीं है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या किया हम, 0 इंटू वाई करके हम उसको x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में हम सजा दिए। आई बात समझ में? यहाँ जैसे 2y इक्वल टू -5, तो -5 को इधर बुलाए, y है x नहीं है तो 0 प्लस किए, 0 इंटू एक्स करेंगे तो 0 इंटू एक्स 0 ही होगा, 0 को 2y में जोड़ेंगे तो 2y ही होगा, यानी कोई असर नहीं होगा, खाली सजाया हम किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। समझ आई बात? अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है? ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण था, दो चर वाले रैखिक समीकरण था। अब युग्म माने दो ठो लेना होगा, युग्म माने जोड़ा, पेयर। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अब युग्म हुआ, ये एक ठो हुआ, ये एक ठो हुआ। समझ आई? जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 जो भी सब है ये सारे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स है। और एक कंडीशन कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आई? जो आपका युग्म मिलन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस तरीके से मिला ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ये 0 नहीं होना चाहिए, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से हो जाएगा तो फिर लीनियर पेयर खराब हो जाएगा। समझ आई बात? तो इस तरह का आप बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 7, 9x माइनस 2y प्लस 8, ये क्या हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये भी एक, ये भी एक, ये भी, इस तरह से ढेर सारा एग्जांपल आपको दिए। अच्छा, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है इसको अब हमको हल करना है, माने x और y का वैल्यू निकालना है, उसका मान निकालना है कितना होगा। तो इसका प्रोसेस जो है ना, 4 ठो प्रोसेस है, हम यहाँ 3 लिखे हैं अभी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। सबसे पहला विधि जो है उसको हम नहीं लिखे हैं, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। उसको हम लोग ये सब तीनों जब सीख जाएंगे हल करना तब बताएंगे। समझ आई? तो पहले हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। समझ आई? तो प्रतिस्थापन विधि में अब देखिए 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3 एक समीकरण युग्म है। एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी किताब देखिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल सबको मिलेंगे, आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, पहले सीख लीजिए थोड़ा सा। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और इधर x प्लस 2y इक्वल टू 3। कोई थ्योरी हम नहीं लिखे, सीधे काम पर आए हैं, काम से ही थ्योरी है इसका, इसलिए ज़्यादा चर्चा और नहीं किए। क्या करना है इसमें, चाहे आप समीकरण 1 में चले जाइए या समीकरण 2 में चले जाइए, आप वहाँ से x का या y का वैल्यू निकालिए। जैसा हम यहाँ गए समीकरण 2 से गए, समीकरण 2 से गए तो x रखे, 2y को उधर कर दिए, यानी x का मान निकाले किसके पदों में, y के पदों में। कहाँ से निकाले हैं, समीकरण 2 से निकाले हैं। समीकरण 2 से निकाले हैं तो हम कहाँ जाएंगे, 1 में जाएंगे।
तो 1 में जाएंगे, यहाँ लिखे समीकरण 1 तथा 3 से x जो निकल के आया था उसको, चाहे x निकले या y निकले, जो भी आप निकालना अपना आसान समझे, जिसमें भी इजी आए आप उसे कर सकते हैं। इसको आप 3 नंबर माने, ठीक है, इसलिए लिख दिए हैं। 2 से आए हैं तो 1 में जाएंगे, ये मेन बात है। 1 अरे जो माने थे उसको 3 माने थे, 1 तथा 3 से। 1 तथा 3 से क्या कर रहे हैं आप, 7 गुना x है, x सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप। x इक्वल टू कितना है, 3 - 2y। इसी को आपको यहाँ पर रख देना है। समीकरण 2 से आए हैं तो 1 में चले जाइए, तो 7 × x का वैल्यू ये है, इधर -15y इक्वल 2, 7 × 21, 7 × 2 = 14, इधर 15y, 2, 14 और 15 29 हुआ, 29y रख दिए, 21 उधर चला गया, 2 में 21 गया, कितना हुआ -19, माइनस माइनस कट गया, 29 इधर भाग हो गया, y इक्वल टू 19/29 हो गया। इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं कि आप x को y के पदों में निकाल के 2 से लाए थे, उसको 1 में रख दिए, रखने के बाद वो सारा किस में आ गया, संख्या और y में आ गया, तो यहाँ से y आराम से निकल गया। ये जो y आया, चाहे आप समीकरण 1 में चले जाइए, समीकरण 2 में चले जाइए, समीकरण 3 में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे आसान क्या होगा, 3 में, क्योंकि x ही तो हम निकाल के यहाँ रखे हैं। जो y आया इसको रख देंगे तो x निकल आएगा, समझ आई। समीकरण 3 से चलते हैं, जहाँ पे x निकाल के रखे थे, x इक्वल टू 3 - 2y जो था, y का वैल्यू तो रख दीजिए, 19 × 38/29, या नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये लॉसा कीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, 1 और 29 का लॉसा क्या होगा, 29 को 1 से भाग देंगे, 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87 आया, माइनस इधर 29 को 29 से भाग देंगे तो 1 आया, 1 × 38, ये भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए, तो x निकल गया, y निकल गया। आइए और सारा एग्जाम्पल देते हैं, इस तरीके से देखें, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर माने। अब देखिए एनसीईआरटी किताब देखिए, उसका एग्जाम्पल नंबर 9 है। तो समीकरण 1 से चलते हैं, अब हमारा मर्जी, जहाँ पे चले हमको, जिसको आसान लगे वहाँ से चलेंगे हम, किसी का कर्जा तो नहीं खाए हैं, समझ आई। तो 2x इक्वल टू 3y उधर चला गया, तो 9 - 3y, तो x बराबर 2 यहाँ गुना है, तो इधर जाके भाग होगा, तो भाग होगा तो पूरे टर्म के साथ भाग हो गया, उसको 3 नंबर में। कहाँ से निकल के आए थे, 1 से। आप अब देखिए समीकरण 1 से आए थे तो कहाँ जाएंगे, समीकरण 2 में जाएंगे, समझ आई। समीकरण 1 से आए थे 2 में जाएंगे, तो 4 × x का वैल्यू निकाले थे, तो x का जो आया है उसको रख देंगे यहाँ पे, प्लस 6y इक्वल टू 18। ये देखिए 2 दूनी 4 कट गया, तो 2 नंबर 18 और 2 तिया 6, इधर प्लस 6y इक्वल टू 18, समझ आई बात। अब देखिए ये -6y या +6y, ये तो कट गया, और 18 बराबर 18 आ गया। इसको आइडेंटिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है कि इस समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समझ रहे हैं। जब इस तरीके से बात आए, इधर और इधर बराबर हो जाए, तो आप समझेंगे कि इस समीकरण युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये सब कंडीशन भी हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, कोई हल नहीं होंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा। फिर उसको ग्राफ से समझेंगे कि कैसे ग्राफ से उसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सबको समझ सकते हैं हम लोग, उस जगह बढ़िया से समझेंगे। अभी हम लोग खाली हल करना सीख रहे हैं, तो आप खाली याद रखिएगा कि जब इक्वल टू हो जाए, इधर और इधर बराबर हो जाए, तो उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तब इस तरीके से उस समीकरण युग्म को अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आइए आप इधर एग्जाम्पल 10 करते हैं। देखिए x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। ये भी एक एग्जाम्पल दिया है। क्लास 10 के एनसीईआरटी किताब खोलिए, एग्जाम्पल देखिए, चैप्टर 3 में, अध्याय में, वहाँ पे देखिए जैसे शुरू करते हैं वहीं से आपको एग्जाम्पल सब मिलता है, तो वहीं से हम डील भी करते हैं कि ताकि आपको एग्जाम्पल भी सही से समझ आए। क्योंकि एनसीईआरटी किताब में हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल्स होता है उसमें कुछ अच्छा सवाल रहता है, लोग उसको छोड़ देते हैं, फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाती है, समझ आई। तो देखिए अब समीकरण 1 से चलते हैं। x बराबर क्या होगा, इन दोनों को हमको उधर भेज देना है, तो 2y को उधर भेज देना, तो -2y, -4 है तो उधर जाकर +4, तो +4 को पहले रखें, 2y को बाद में रखें, माइनस है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पहले -2y + 4, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 तथा 3 से चलते हैं। तो 2 में था 2x + 4y - 12 = 0, तो 2x का वैल्यू निकाल के इतना लाए थे। अब देखिए उधर 4 - 2y था, रख दिया, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इधर 4y - 12 = 0, ये अगर कट गया। अब यहाँ देखो 8 = ये -12 उधर गया 12, तो क्या 8 12 के बराबर हो सकता है क्या, नहीं, अब्सर्ड है, बकवास है। तो जब इस तरीके से हो कि इक्वल टू के स्क्वायर और स्क्वायर बराबर ना आए प्रतिस्थापन विधि से, तो आप उसको बोल दो कि इसको कोई हल नहीं होगा, समझ आई बात।
यही दो थ्योरी है कि अगर बराबर हो जाए तो आप बोलोगे कि बहुत हल होगा, और अगर बराबर ना आए तो कोई हल नहीं होगा। ये सब डिटेल्स हम लोग ग्राफ वाला मेथड से और कंडीशन से और समझेंगे। और इसको जानते हैं धीरे धीरे आप जब चले जाइएगा सीनियर क्लासेज में तो इस सबको और अच्छे तरीके से समझेंगे, जहाँ पे उसका नाम हो जाएगा लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 3.3 में पहुंचते हैं। आप एक्सरसाइज 3.3 में जो क्वेश्चन है वहाँ लिखा है कि इस जितने दिए हैं नीचे सबको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो एक का हम 4 नंबर उठाएं, ये तो क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी किताब खोलो, उसका एक्सरसाइज 3.3 खोलो, खोल के इसको देखो। इसको आप वीडियो और फिल्म की तरह मत देखना। आपको क्या करना होगा, आपको कॉपी, किताब, पेन साथ में लेना होगा, और उसको जैसे जैसे वीडियो आप देखते जा रहे हैं उसको पॉज कीजिए, लिखते चले जाइए, पॉज कीजिए, लिखते चले जाइए। जो भी होमवर्क या जो कुछ करने बोल रहे हैं उसको आप करते चले जाइए। ये नहीं कि वीडियो फिल्म मैंने बहुत अच्छा लगा, इस तरह का नहीं चलता है, समझे ना। ये मैथ है, आपको बनाना पड़ेगा, आपको उसको कॉपी में उतारना पड़ेगा। आप एक तरीके से जितने सारे क्लासेज हमारा मिल रहा है, हम तो शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ अच्छे से हो आपका, तो शुरू से ही हम वीडियो डाल रहे हैं। आप शुरू से उसको देखें, अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो शुरू से उसको देखें, और क्या करें, उसको नोट करते जाएं, उतारते चले जाएं। कॉपी खरीदे, बढ़िया कॉपी खरीदे, क्लास 10 का एक मोटी कॉपी खरीदिएगा तो उसी में काम चल जाएगा। उसको लिखते रहिए और उसको बनाते रहिए, रफ रिवीजन कॉपी में बनाते रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से देखिए 0.2x रख दिए, इसको उधर भेज दिए, 1.3 है, 0.3y। ये जो 0.2 इस x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 1.3 माइनस 0.3y पूरे के साथ डिवाइड हो गया, उसको 3 नंबर मान दिए। तो हम कहाँ से आए थे, 1 से, जाएंगे कहाँ, 2 से, 2 में, तो 0.4x है, ये x का वैल्यू है, इसको रख दिया यहाँ पे। बहुत आसान है, प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा लोगों को भारी लगता है, भारी नहीं, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अगर 1 से आए हैं तो 2 में जाएंगे, 2 से आए हैं तो 1 में जाएंगे, बस इतना ही है। जिसका वैल्यू है उसको रख देंगे वहाँ पे। अभी जैसे x निकाल के रखे तो x रख देंगे कहाँ, इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से ही तो निकाल के लाए थे, वहीं पर रख देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। क्या होगा, तो देखिए 0.4x, x ये है, रख दिए, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखो यहाँ पॉइंट उड़ गया, ये पॉइंट उड़ाना आता है, ये देखो मान लो 0.4 है, यहाँ 0.2 है, तो ये पॉइंट उड़ा तो उधर क्या हो गया 10, ये पॉइंट उड़ा तो इधर क्या हो गया 10। कैसे, पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो ये कट गया, तो कट गया तो क्या हुआ, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट उड़ा देते हैं। ऐसे जैसे देख लेते हैं कि पॉइंट के बाद कई संख्या है, एक ठो, पॉइंट के बाद कई अंक है, एक ही ठो, तो इस तरह उड़ा दिया, मतलब ख़त्म हो गया। समझ आई, ये डायरेक्ट ट्रिक है, आया तो उतने ही, देखे ना आप। तो इसलिए हम क्या किए, ये पॉइंट और ये पॉइंट उड़ गया, तो यहाँ क्या बचा 0.4, यहाँ 0.2, मैंने 4 और 2, तो 2 दूगुनी 4, तो 2 यहाँ जाके गुना हो जाएगा इन दोनों के साथ, 13 दूगुनी 26, वैसे 1.3 है, पॉइंट लगा देंगे, इधर 2 तिया 6 पॉइंट लगा देंगे, y इक्वल टू 0.5, y इक्वल टू 2.3। अब देखो ये y है, ये y है, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 0.6 में 0.5 घटेगा, तो जो बड़ा है उसको लिखो इधर, 0.6 में 0.5 घटेगा, तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस करना है, तो यहाँ से 6 में 5 गया 1, 0 में तो 0, 0.1 y, इधर 2.6 को उधर भेज दिए, इससे इसको माइनस किया, 2.3 से 2.6 को, ये बड़ी है इससे माइनस किया तो 0.3 आएगा, बड़ी ये है तो चिन्ह ये बैठेगा, माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, 0.1 डिवाइड हो गया, फिर ये पॉइंट उड़ गया तो 3/1 को 3 कह सकते हैं। अब देखो समीकरण 3 से चलना है, समीकरण 3 से जो x का वैल्यू देगा हमको 1.3 माइनस 0.3 इंटू y का वैल्यू 3 आया था, नीचे 0.2, 1.3 या 3 या 9, 0.2, 1.3 में 0.9 यानी 13 में 9, तो 4, तो पॉइंट 0.4, तो 0.5 उड़ गया, 2 दूगुनी 4, तो x का वैल्यू आया 2। समझ आई, इस तरीके से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 निकल गया। हमको हल करना है, अभी हल करना सीख रहे हैं। अब देखो अगला, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6 दे रखा है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर माने, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। s इक्वल टू टी उधर चला गया, t प्लस 3, कुछ नहीं, x और y के जगह पे s और t दे रखा है, डरना नहीं है, एकदम नहीं। अब समीकरण 2 तथा 3 से जाना है, 2 तथा 3 से। अब देखो यहाँ पे s/3 है, तो s का वैल्यू कितना आया था, t प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। तो आप क्या करो, 3 और 2 का लॉसा ले लो, 3 और 2 का लॉसा क्या होगा 6, 6 को 3 से भाग दोगे तो 2, 2 ऊपर से गुना हो जाएगा, यहाँ लिख दिए, देखो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 2t या 2 3 या 6, दूसरे स्टेप में आएगा। इधर 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो 3 गुना t 3t इक्वल टू 6,
2t, इधर 2 3 जा 6, इधर 3t, 3 या 2 5, इधर 6, इधर नीचे 6 है ये, इधर 6, तो कोना कोने अब गुना करेंगे, 6 गुना 6 36, और 1 के साथ इसका गुना पूरे का, तो 5t + 6, 36 में इधर +6 इधर आएगा -6, 5t = 30, तो t = 5 36, t निकल गया। जैसे t निकल गया आपको s निकालना बायां हाथ का खेल है, समीकरण 3 में चले जाइए, s = t + 3 निकला हुआ है, खाली t का वैल्यू बैठा देना है, 6 + 3 9, तो इस तरीके से s = 9 और t = 6। बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है ना। आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिए, पॉज कर करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिस्थापन विधि है, जो आज तक आपको भारी लगा था भारी नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, समझे। अब और एक सवाल लेते हैं उसी जगह का, 1 नंबर का ही एक्सरसाइज का है। तो 5 नंबर देखिए, √2x + √3y = 0, 1 नंबर, √3x - √8y = 0। ओके, समीकरण 2 से चलते, मेरी मर्जी, हमको कहीं से भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, हम 2 में जाएंगे। 2 में जाने के बाद √3x = √3x, यहाँ 0 का 0 प्लस है, प्लस क्यों है, माइनस है इसलिए उधर गया तो प्लस हो गया, √8y हुआ, यानी x = √3 डिवाइड कर दिया, ये हो गया मेरा समीकरण 3। अब समीकरण 1 में चलो, समझिए, समीकरण 1 देखो, √2x का वैल्यू यहाँ रख दिया है ना, यहाँ x 2 से आए हैं ना, तो 2 से आए हैं तो जाएंगे कहाँ, 1 में, प्लस √3y = 0। अब देखो यहाँ √2 ये √8 के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 √3 के साथ उतना ही होगा, √2 यहाँ गुना हो गया, √2 × √8 = y बटे में √3 प्लस √3y, डायरेक्ट भी गुना कर सकते थे, √2 × √8, तो क्या हो जाएगा, 1 रूट में आ जाएगा, तो 2 गुना 8 हो जाएगा, इधर कर दिया है 16, 16 मैंने 4 निकल जाएगा, 4y, इधर √3y। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो कुछ नहीं तो नीचे 1 दिए हैं, √3 × 1, तो √3 होगा इसका लसा, √3 को √3 से भाग देंगे तो 1 गुना उतना तो उतना ही होगा, यहाँ खाली 16 का 4 लिख दिए हैं क्योंकि वर्गमूल है ना। इधर √3 को 1 से भाग देंगे, √3 ऊपर से गुना हो जाएगा, तो √3 गुना √3 कितना होगा, 3y, तो 4y 7y, और नीचे √3, यहाँ कोना कोनी गुना कर दो आप, तो 7y × 1 7y, इधर 0, तो y = 0 आ गया। अब समीकरण 3 से चलो, x = √8/√3, इधर ऊपर में गुना y है, तो y जब 0 हो गया तो पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 है, 0 अपना देश का है, बहुत ताकत रखता है, तो x = 0, y = 0, ये इसका हल है। अब 6 नंबर देखिए, 3x/2 - 5y/3 = -2, एक समीकरण, x/3 + y/2 = 13/6, यहाँ एक समीकरण। तो समीकरण 1 में चलते हैं, मेरी मर्जी ना, मुझे जहाँ पे आसान लगेगा मैं वहीं जाऊँगा, तो समीकरण 1 से चलता हूँ। तो 3x/2 = 5y/3, ये माइनस था उधर लेके गए, और ये माइनस जो है वही रहेगा क्योंकि इसको हम थोड़ी इधर लाए हैं, ये तो इक्वल टू के उस पर है, उस पर ही रखे हैं, खाली इसको उधर लेके गए, तो माइनस से ये बन गया प्लस। ये देखो बहुत आसान लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे देखना, इसको पढ़ना। 3x/2 यहाँ हल करेंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, लॉसा लिए, 3 रकम 3, 3 को 3 से भाग 1, 1 गुना 5y, तो 5y, 3 को 1 से भाग, नीचे वाले से हमेशा भाग करते हैं, 3 को किससे भाग, 1 से, 3 रकम 3, कितना भाग फैलाया, 3 को ऊपर से गुना करते हैं, 3 × 2 = 6। ये भिन्न का जोड़ घटाव जो आपको बहुत अच्छा तरीके से आना चाहिए, एकदम हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं ये सब, भिन्न का जोड़ घटाव हम लोग तो 3 4 5 से शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3x/2 इधर हो गया 5y - 6/3। अब क्या करना, मुझे गुना करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ऐसे, तो हमको निकालना x, तो x को रखे, ये देखो नीचे 2 है तो उसको गुना कर दिए, इधर 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, देखो लिख दिए, और 3 यहाँ ऊपर है तो वो जाकर नीचे से गुना होगा, 3 × 3 = 9, हमको x रखना है तो x रख दिए, बाकी जो जहाँ जाना है उसको वहाँ भेज दिए, ये नीचे है ऊपर जाएगा गुना हो जाएगा, जो लोग है ऊपर में जितने लोग हैं सबके साथ गुना होगा, इसके साथ और होता तो और सा, और ये ऊपर है तो नीचे आके गुना हो गया, 3 × 3 = 9। इस तरीके से इसको समीकरण 3 नंबर माने। अब यहाँ समीकरण 3 से जो x का वैल्यू है उसको समीकरण 1 से आए थे तो 2 में हम रख देंगे, जहाँ x है वहाँ रख देंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 2 तथा 3 से, तो देखो वहाँ पे लिखा था x/3, अब देखो इसको बढ़िया से, x/3 को कोई अगर इस तरीके से लिखे 1/3 × x, तो कोई आपत्ति है क्या, नहीं है, तो इस तरीके से 1/3 कर दिया, x का जो वैल्यू है उसको रख दिए, इधर प्लस y/2 = 13/6 था, देखो आप उधर पेज पलट के, तो ये 1 के साथ गुना ऊपर में तो उतना ही होगा, 3 के साथ नीचे नीचे गुना, ऊपर गुना होता है, 3 × 9 = 27,
प्लस वाई बटे 2 इक्वल टू 13/6। 27 और 2 का लॉस आएगा, कितना होगा, दोनों अलग अलग है, 27 और 2 अलग अलग चीज़ है ना, कोई कॉमन तो नहीं है, तो गुना कर लेना होता है एलसीएम में। 27 दूनी 54, तो 54 को 27 से भाग 2 आएगा, 2 से ऊपर से पूरा गुना होगा, प्लस 54 को 2 से भाग, तो 27 दूनी 54, 27 वाई हो जाएगा इक्वल टू 13/6। अब देखो यहाँ जब ये पूरा ऊपर एक टर्म हो गया, जोड़ घटाव करके एक ही टर्म आएगा, नीचे एक टर्म है, ऊपर एक ही टर्म है, नीचे एक टर्म है, तो आप इससे इसको काट सकते हैं। 6 9 54 हो गया, यहाँ 1 है तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, अभी नहीं किए हैं, अभी इसको हल कर लिए हैं। 20 वाई 12 दूनी 24, 27 वाई बटे में 9 इक्वल टू 13/1 हो जाएगा, 6 तो कट गया, 6 9 54। अब 1 से गुना है यहाँ 20 और 27, तो 47 वाई माइनस 24 बटे 9, और 1 से गुना होगा तो उतना ही होगा, इधर 9 है, 13 9 में 117 होता है, 47 वाई 24 इधर आ गया, ऐड हो गया 141 बटे यहाँ 47 गुना था, भाग हो गया। इस तरीके से ये कट गया। 47 को 3 से गुना, 3 7 21, 3 4 12 2 14, थोड़ा देखना पड़ेगा ऊपर नीचे गुना करके। जब इस तरह अल्टर चीज़ आएगा ना तो देखना एक बार से 2 बार से 3 बार से कोई ऐसा नंबर से गुना करने के बाद कट जाता है। तो देखो 3 7 21, साथ में 2, 3 4 12 2 14, तो कट गया 3 से, तो वाई 3 हो गया, और एक्स बराबर था वही 10 वाई माइनस 12 इक्वल टू 9, जो समीकरण 3 में बैठा हुआ था। तो 10 गुना 3 वाई था, वाई का वैल्यू बैठा है माइनस 12, 30 30 में 12 गया 18, 9 9 2 गुना 18, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हो गया। समझ आई बात, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। और जहाँ तक दिक्कत होगा तो वो सब हम लोगों पर छोड़ना, आप उसको कोशिश करो। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में आपको कुछ एग्जांपल्स और 3.3 का एक नंबर में जो 6 गो सवाल है वहाँ से 2-4 गो सवाल लेके हम प्रतिस्थापन विधि को समझाएं। 3.3 कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज, समझ नहीं, 3.1 और 3.2 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्राफीय विधि और वो जो कंडीशन होता है, शर्तें सब, वो सबको अभी नहीं सीखे हैं। अभी हम खाली हल करना सीख रहे हैं, काम कैसे किया जाता है वो सीख रहे हैं, क्या क्या तरीका होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या नियम होना चाहिए, उस सब की बात की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी खाली हम जस्ट सीख रहे हैं कि काम कैसे किया है, कैसे हम एक्स और वाई निकालेंगे, जिसमें 3 विधि आप लोग, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, जिससे हम लोग ये सब सीख लेंगे। उसके बाद हम वो 3.1 और 3.2 में चर्चा करेंगे, जहाँ पर विस्तृत चर्चा होगी, ग्राफ से चर्चा होगी। समझ आई बात। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इसको करते रहिए, देखते रहिए, और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।